हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका विद्या मंदिर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आप कहेंगे यार हर टॉपिक ही प्यारा होता है, बट ये कुछ खास है। ये है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो एनसीईआरटी में दिया गया है, हम उसको दो विभिन्न पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर हम पढ़ेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। सो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें होंगी, भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है पहले तो ये जानेंगे। फिर उस इक्विलिब्रियम के अंदर हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, वो तो हम देखते हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी एक शब्द की, भाई क्या होता है इक्विलिब्रियम। मेरे दोस्तों, जैसा हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की एक खास बात है, ये 3 मजबूत पिलर पे टिकी है। नंबर 1 क्या, ये मालूम होना चाहिए ये रिएक्शन फीजिबल भी है, हो भी सकती है या नहीं। और दूसरी चीज, अगर हो सकती है तो कितनी रेट से हो सकती है। भाई सीधी सी बात है ना, सोचो जरा ध्यान से। तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, पहली बात तो यही है कि क्या तुम वाकई लायक हो नीट की तैयारी करने के, क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, क्या तुम इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो इस करियर के लिए। याद है थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तभी रिएक्शन फीजिबल होगी, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो अगर तुम कुर्बानी देने को तैयार हो, सेक्रीफाइस डेल्टा जी नेगेटिव, देन ओनली आप नीट में जा सकते हो। सीधी सी बात है। तो पहले तो फिजिबिलिटी चेक है। सेकंड है, मान लो तुमने टेस्ट देना है, मान लो 25 वाला ही, तो अभी तक तुम्हारी कितनी तैयारी हो जानी चाहिए थी, कितने मॉक टेस्ट तुमने कर देने चाहिए थे, यानी एक्सटेंट, है ना। तो सबसे पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। क्या आती है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री? पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं पहली बात आती है फीजिबिलिटी। और ये मुझे कौन बता रहा है? ये बता रहा है यानी थर्मोडायनामिक्स, यानी वही एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट, फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड केस आ रहा है जो हमारे इस चैप्टर के लिए है, वो है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। एक्सटेंट, कहां तक पहुंच चुकी है रिएक्शन। जैसे कि अब मैं अगर बात करूं तो इक्विलिब्रियम का जो सिद्धांत है ये बात करेगा एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन की। क्या बात करेगा बेटा? एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। और तीसरा रहता है भैया काइनेटिक्स। भाई अगर आप जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंच पाए हो अभी, तो अपनी स्पीड बढ़ाओगे ना। तो स्पीड यानी रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। आपके दोस्त बहुत हैं, आपको रोकते हैं, है ना, या आप किस बात से मोटिवेट हो जाते हो, किस बात से इंस्पायर हो जाते हो, ये सब बातें आपकी पढ़ाई की रेट को अफेक्ट करेंगी। ठीक वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन की रेट कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो हम यहां पढ़ गए थे, याद है, लाइव क्लास ली थी हमने 12th वाले में। तो अभी जो चैप्टर है वो एक्सटेंट की बात करेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है, एक तरह से मान लो वो कंफर्ट जोन है जहां पर रिएक्शन चल तो रही होती है बट आगे नहीं बढ़ रही होती। होता है ना, हम लोगों का लेवल होता है, हम पहुंच जाते हैं कंफर्ट लेवल पे, उस लेवल के आगे डेवलप नहीं होते। ऐसा नहीं हम रुक जाते हैं, बट हम वही करते रहते हैं, है ना। तो अब देखें मुद्दे की बात, इक्विलिब्रियम स्टेट वो हो गई। अगर सिंपल में थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज से बात करूं तो जहां पर डेल्टा जी हमारा 0 हो जाता है। डेल्टा जी नॉट नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखिए, डेल्टा जी कह रहा हूं, ये मैंने वहां भी खैर समझाया था। और अगर सीधे शब्दों में बात की जाए तो ये वो सिचुएशन है जहां हम कह सकते हैं कि दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है मेरे दोस्त द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। अच्छा, अब फॉरवर्ड बैकवर्ड का नाम आ गया है तो जाहिर सी बात है हम बात उसकी करेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल यानी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा रही है। मान लो भाई ए से बी गए, वापस नहीं आते। कहते हैं ना भाई, कई बार हम कहते हैं इश्क का रास्ता बड़ा खतरनाक है, एक बार जो चला जाए इसमें वापस नहीं लौट पाता। पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों वाला तरीका, एक बार घुस गए तो फिर नहीं आ पाएंगे। तो बेसिक पॉइंट ये है, वो है इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम जानते हैं ज्यादातर जो नेचुरल प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो इरिवर्सिबल ही तो रहे चल रहे हैं। बट अगर कहीं ऐसा हो कि एक्स से वाई गए, वाई से फिर एक्स आ गए, इस तरह की जो सिचुएशन है ये रिवर्सिबल होती है। पढ़ा चैप्टर, सुबह तक फिर भूल गए, वो आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है, ठीक है ना, वापस भी आ जाती है। तो अब देखो होता क्या है, जैसे फॉरवर्ड कोई रिएक्शन चली, है ना, धीरे धीरे फिर बैकवर्ड शुरू हुई, तो एक स्थान पर एक पॉइंट पे दोनों की रेट क्या होती है, बराबर हो जाती है ना। तो जब बराबर हो जाती है तो उसी को हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, द रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। अब देखो रेट की बात आ रही है तो हमारे मशहूर हमारे जो वैज्ञानिक हैं मिस्टर गलबर्ग एंड वाजे,
जिन्होंने वो रेट लॉ हमें चिपकाया था, याद है ना, रेट लॉ एम्पेरिकल लॉ है वो भी है, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट पे चले जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये डब्बा बना दो बस, है ना। अब ध्यान से देखते जाना। मान लो मैं ये कह रहा हूं 2A goes to B and back। तो 2A का मतलब क्या हुआ? A प्लस A। ठीक है मेरे दोस्त, ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, ये B। तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A के, इस वाले A के फिर इसके। तो इन शॉर्ट मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। तो दैट इज वाई दिस कोफिशिएंट will become power, that is why this coefficient will become power। खैर इनका तो बड़ा प्यारा एक्टिविटी कॉन्सेप्ट था, बट हमारा काम इससे मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी चीज हो गई है। तो अब अगर मैं इस वाले मुद्दे को लूं, जो मैंने यहां कहा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगी रेट ऑफ बैकवर्ड, तब होगा इक्विलिब्रियम। तो उस सिद्धांत पे जाऊंगा तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो मेरा रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके बेटा, इस केस में ऐसा हो गया, है ना। और रेट ऑफ बैकवर्ड किसके रहेगा, बी के। कोई दिक्कत तो नहीं। एट इक्विलिब्रियम आर एफ बराबर आर बी। अब आर एफ क्या है मेरे दोस्त, कुछ नहीं भाई, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा लिया, तो के एफ ए का स्क्वायर। के एफ क्या हो गया, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। यार क्या ही टेंशन है इसमें। और यहां पर क्या कर लेंगे, यहां कर लेंगे के बी। के बी क्या है रे, रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। प्रीटी सिंपल इजंट इट। सो अब क्या करेंगे यहां पर, अब क्या करेंगे भैया, ये करेंगे यार, और क्या करेंगे। और यहां पर क्या होगा, के बी बी, मस्त, कोई टेंशन नहीं। तो भाई अब करना कुछ नहीं खास, कोई टेंशन मत लेना, बिंदास बिल्कुल। के एफ अपॉन के बी कर दो, और यहां कर दो ये लो जी, ये आ गया ए का स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चे, ये जो चीज आ रही है ना, ध्यान से देखें, ये जो चीज आ रही है यहां पर क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड। इसी चीज को बड़े प्यार से एट इक्विलिब्रियम आप कह देंगे क्या भला, अरे कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सो के सी क्या है रे भैया, के सी है रेट कांस्टेंट ऑफ, नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, रेट कांस्टेंट तो यहां रहे, ये रहे के एफ और के बी। के एफ क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड, के बी क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भैया ये इस तरीके से निकाला जाएगा, सबको बल्ले पड़ गया। इफेक्टिवली देखा जाए तो रिएक्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का मुद्दा लिया है मैंने, ये तो लिया है यार। और क्या लिया है ये, मान लो और एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, A प्लस बी गोस टू सी प्लस डी, है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं भाई लोग। तो फिर वही हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब थोड़ा ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ तो गए होंगे, थोड़ा फेमिलियर सा है तुम्हारा, इस प्रकार ही तुमने चित्रण देखा है। ये लो जी, यही देखा गुरु, ये दोनों बराबर, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। चलो जी बहुत बढ़िया, यानी कि के एफ ए बी बराबर के बी सी डी। तो अब क्या करोगे, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी। और इसी को एट इक्विलिब्रियम, तुम्हें इसी कॉम्बिनेशन को तुम क्या कह रहे हो, के सी कह रहे हो, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट सी मींस कंसंट्रेशन। ठीक है जी, तो ये चीज आ गई, बहुत प्यारी सर। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है, सुनिए, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। हम जो यहां बात कर रहे हैं ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की ही तो बात कर रहे हो रे। एक तरह से आप ये आउटपुट ओवर इनपुट हो गया ना, हो गया नहीं हो गया, तो एक तरह से तो एफिशिएंसी हो गई। तो ऐसा तो नहीं है इसी पॉइंट पे है, ये तो जब रिएक्शन प्रारंभ हुई थी, प्रोडक्ट का बनना शुरू हुआ था, तब से ही चल रहा होगा, ये तो तब से चल रहा होगा।
मतलब जिस समय रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा थी, रेट ऑफ बैकवर्ड बहुत कम थी जब रिएक्शन शुरू हुई थी, बट प्रोडक्ट तो तब भी बनने शुरू हो चुके थे। हाँ या ना? और ऐसा भी होगा जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाएंगे और रिएक्शन बैकवर्ड में ज्यादा बढ़ जाएगी रेट में, तो उस केस में भी तो बिल्कुल ही आएगा आउटपुट ओवर इनपुट। इसी चीज को हम कह देंगे, अब जरा ध्यान से देखना मेरे दोस्त, सारा फोकस इसी तरफ रखिएगा, जरा सारा का सारा फोकस इसी तरफ रखिएगा कि मेरे भाई अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने क्यू, केमिकल क्वोशिएंट कह दोगे इसको, क्वोशिएंट। एक प्यारा सा नाम दे दिया है, केमिकल क्वोशिएंट। जैसे मेरा मित्र है, याद है आदित्य हमारे मित्र हैं। अब आदित्य जैसे मान लो अब जैसे ऑफिस आ रहे हैं तो घर में आदि का नाम है पिंटू, तो आदि अपने घर से निकलते हैं 8:30, तो 8:30 से पहले उन्हें प्यार से पिंटू कहा जाता है। 8:30 वो निकलते हैं ऑफिस के लिए और ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में लोग बड़े प्यार से नाम लेते हैं, आदित्य आदित्य कहते हैं। और फिर वो 5:30 के बाद निकलते हैं, दोस्तों के साथ घर जा रहे होते हैं, दोस्त उनको एडी कहते हैं, है ना। तो अब देखो एक ही बंदा है, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट नाम है। पिंटू, अगर सुबह के समय पिंटू नाम सुन रहे हो तुम तो इसका मतलब अभी एडी ऑफिस नहीं गया है। अगर आदित्य नाम से पुकारा जा रहा है उन्हें, इसका मतलब अब हमारे भाई साहब ऑफिस में है। शाम का वक्त है और एडी कहा जा रहा है, इस समय वो दोस्तों के साथ है। और रात का वक्त है, पिंटू कहा जा रहा है, मतलब घर पहुंच चुके हैं, अब अगले दिन ऑफिस जाएंगे। ठीक वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो हर समय होगा, है ना। तो मान लीजिए अब पहला केस देखो, 3 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस वो है जब आदित्य ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, यानी अभी क्यू के लेवल पे नहीं आया है। तो पहला केस है जब क्यूसी छोटे हैं केसी से। तो अब यहां क्या क्या हो सकता है? अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम आएगा। सो इक्विलिब्रियम is yet to be attained। भाई अभी सुबह का वक्त है और पिंटू का आ जा रहा है ना, तो अभी आदित्य ऑफिस नहीं गए हैं। ठीक वैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही निकालोगे, बट अभी अगर उसकी वैल्यू केसी से छोटी है यानी अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, तो रिएक्शन कहां मूव करेगी? रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। भाई अगर सुबह के समय पिंटू का जा रहा है, इसका मतलब आदित्य अभी ऑफिस जाएंगे। अच्छा, केस 2 क्या बनेगा जी? केस 2 क्या बनेगा? केस 2 बनेगा जब हमारा क्यूसी बराबर हो जाएगा केसी के, यानी अब आदित्य नाम से पुकारा जा रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अब वो ऑफिस में है ना। यानी अब ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस एग्जाम्पल को और इस थॉट को जरा दिमाग में रखना, इक्विलिब्रियम में आयनिक में बहुत काम आएगी। यानी अब जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है। तीसरा केस क्या है? शाम का वक्त है, एडी कहा जा रहा है या पिंटू कहा जा रहा है, रात का वक्त है, तो उसका मतलब अब रिएक्शन ऑफिस पार कर चुकी है, यानी इक्विलिब्रियम पार कर चुकी है, वापस बैकवर्ड आएगी, है ना। अगले दिन फिर से ऑफिस जाएगी। तो यानी एक थर्ड केस है, क्यूसी जो है वो केसी से बड़ा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम हमारा क्रॉस हो चुका है और रिएक्शन मेरी अब बैकवर्ड में जाएगी। ये चीज जरूर ध्यान रखना दोस्तों। दूसरी बड़ी बात देखो, अब हमने इक्विलिब्रियम के कौन कौन से केसेस देख लिए। हमने कहा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। पहली बात तो एक्सटेंट बताता है वो, और वहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाती है। तो एक तो ये केस हुआ, डेल्टा जी 0 होता है, सेकेंड हो गई रेट, और तीसरी है भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। ध्यान रखना, सेम नहीं कहा मैंने, ना सेम नहीं कहा मैंने, कहा कांस्टेंट हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि भैया रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, बट कांस्टेंट है। ये ध्यान रखना। अच्छा,
अब सर आपने तो केसी की बात कर ली, केसी की बात कर ली, क्या प्रेशर का भी कोई इंपैक्ट, या प्रेशर अगर हमें गैस दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे हम, हैं बताओ सर जी। मान लो एक गैस की रिएक्शन ले ली मैंने, N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, गैस लिख दिया मैंने, लो जी। अब सर कंसंट्रेशन दी नहीं है, प्रेशर दे दिए पार्शियल प्रेशर, अब क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, जब केपी कर देंगे उसको, क्या हो गया, निकाला तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। परंतु एक बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड वो टेम्परेचर और कोफिशिएंट पे करेगा, है ना, याद है। बट फिर भी कैसे निकालेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और जो पावर होगी, अच्छा जरा ध्यान से देखना, पार्शियल प्रेशर क्या हो बेटा, N/V, PV इक्वल टू nRT, ये हम जानते हैं, ऐसा मेरा मानना है, तो अब आप जानते तो होंगे ही, PV इक्वल टू nRT, आदर्श गैसेस यानी आइडियल गैस की इक्वेशन है। N/V, क्योंकि अब P हम निकाल रहे हैं तो इधर ठोक दिया इसको, RT। अब इसको ऐसे मान लो ना, RT की जो भी सेंस होगी वो प्रोडक्ट का नंबर हो गए, प्रोडक्ट गैसियस, ये भी प्रोडक्ट वाला है, और N/V ये रिएक्टेंट वाला है, ये प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये ध्यान रखना। वही तो पावर बनेंगे, आरटी की पावर यहाँ क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, हाँ या ना, सीधा है, और ये केपी के बराबर हो जाएगा, है ना जी। तो परेशानी थोड़ी है यार, सीधा सीधा सा कहानी है। चलिए जी चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा जरा ध्यान से आंखें खोल के देखो, ये क्या है सर? ये है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे जा रहा है, ये तो मोलैरिटी हो गई, ये तो कंसंट्रेशन हो गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। हाँ, और अगर ये हो गया तो मेरे भाई ये तो केसी हो गया रे, और आरटी में P माइनस आर यानी पावर डेल्टा जी हो गई। ये लो जी फॉर्मूला आ गया। अरे सर हम तो फॉर्मूले लिख के याद कर लेंगे, तबाह हो जाओगे अगर सिर्फ याद करोगे तो। आ गया ना AI। सालों से मैं बच्चों से कह रहा हूं, अगर सिर्फ नोट्स बना के याद कर रहे हो ना, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। AI बहुत बढ़िया याद कर रहा है ना भाई साहब, डेटा कितना उसके पास। अगर उस डेटा की सेंस नहीं है तो बर्बाद हो तुम, सिर्फ याद कर रखा है तो बर्बाद हो तुम। एक सिंपल सी कहानी है, जरा सुनना, बड़ा मजा आएगा। एक साहब थे, उन्होंने कबूतर पाल रखे थे। अच्छा कबूतर पाल रखे थे और बड़े मतलब बिजनेसमैन टाइप आदमी थे, बड़ा सा ग्राउंड था, कबूतर पाल रखे थे, कोई बात नहीं। लेकिन अब हुआ कि शिकारी को मालूम पड़ गया। शिकारी ने जाल दाना डालता, जाल बिछाता, कबूतरों को फंसा के ले जाता। ये बात उन्होंने साहब ने देख ली। अब साहब ने जाके, अब मान लो कि कबूतर से वो समझा सकते थे उन कबूतरों को, मान लो क्या बात है, बहुत कुछ मानते भी मान लो, तो कबूतरों को बात कर सकते, समझा सकते थे। उन्होंने कबूतरों को समझाया, देखो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। उन्होंने बोला कबूतरों को, हाँ भाई कबूतरों समझ में आ गया? हाँ। उन्होंने कहा बिल्कुल सर हमने समझ लिया है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है। अच्छा शिकारी आया, जाल बिछाया, दाना डाला, कबूतर सारे आ गए, फंस गए, और फंसते हुए चिल्ला रहे हैं शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ याद कर लेते ना, इस तरह फंस जाते हैं वो, उन्हें पता नहीं क्या कर लिया। और जब तुम्हें पता नहीं क्या कर लिया, तो मैं बार बार कहता हूं बर्बाद हो जाओगे। समझो कि क्यों हो रहा है ये। मान लिया हम कहते हैं कि नीट के लिए बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है, वो हम रट्टा लगाते हैं, निमोनिक्स लगाते हैं, बट बेटा यकीन मानना, और मेरी नहीं मानते तो जाके IIT सर्च करना, IIT मेडिकल साइंस। ये IIT मेडिकल साइंस में क्यों कूद गया है? वो डॉक्टर जो सोच नहीं पाएंगे, रटी रटाई लाइन पे चलेंगे, बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएंगे, और जो सोच पाएंगे वो नहीं हो पाएंगे। थिंकिंग जो है 0 और 1 के बीच की थिंकिंग, मशीन इसको रिप्लेस नहीं करेगा। और मेरी बात याद रखना, जो भी शख्स मशीन की तरह काम कर रहा है, मशीन उसे रिप्लेस कर देगी, और जो इंसान की तरह कर रहा है उसको नहीं। वो बड़ा टेढ़ी खीर है। तो समझो कैसे आया, ये बन गया, ये रिलेशन तुम्हें समझ में आ गया, बढ़िया। तो एक सवाल ये, अब एक सवाल वो पूछता रहेगा, बहुत पूछेगा आपसे, जिसको आप कहते हैं ना कि रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, नया K क्या होगा?
आइए जरा देखते हैं, फिर से लेते हैं अपना वही बॉश हैबर्स प्रोसेस। यही है मेरा बॉश हैबर्स प्रोसेस। अरे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया यार, और क्या है, कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो उसके बारे में पूरी डिटेल से। हाँ, तो मेरे दोस्त अब हमने पहला मान लो कंसंट्रेशन दे रखी थी, K1 हमने निकाल लिया, इसका K1 निकाल लिया, तो ये NH3 का ये जो कोफिशिएंट है पावर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये K1 हुआ। अब वो कहेगा कि मान लो मैंने इसको 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, कर दो जी 2 से मल्टीप्लाई, है ना। इक्वेशन क्या बनी, 2 into 6H2 4NH3। तो अब इस रिएक्शन के लिए मेरा K क्या बन गया नई वाली के लिए, यानी K2। K2 हो गया मेरा NH3 की पावर 4, N2 की पावर 2 और H2 की पावर 6। तो K1 K2 का रिलेशन अगर देखो तो K2 क्या हो गया, K1 का स्क्वायर। तो जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे ना यार, एक तरह से जो मल्टीप्लाई करोगे वो पावर बन जाएगा पुराने वाले की। तो यानी K2 इस K1 की पावर x। अब तुम हाफ से डिवाइड कर दो तो वो हाफ हो जाएगा ऊपर, 2 से कर दोगे तो 2 हो जाएगा, 3 से कर दोगे, सिंपल लॉजिक है ना। तो अब मैं जो बोला था वही चीज आ गई। K जो है वो ध्यान रखना टेम्परेचर एंड कोएफिशिएंट डिपेंडेंट है बस, और किसी पे नहीं है भैया। कहीं बोलो कि टेम्परेचर के अलावा कंसंट्रेशन पे है, ये बात कर रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि भैया आप कहते हैं कि नहीं प्रेशर पे है ना, वॉल्यूम पे है ना, कंसंट्रेशन पे है ना, इन पे नहीं करता जी, इन पे करेगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि उसको मेन पॉइंट हो गए सारे, और क्या ही है। अब एक जो हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कह देते हैं इसको, इसका बड़ा प्यारा जिक्र होता है और ये बार बार यूज होता है। ये क्या होता है आइए जरा देख लेते हैं। मान लो A goes to B plus C है। इक्विलिब्रियम में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चाहे वो केमिकल हो चाहे आयनिक हो, और तुम्हारे पल्ले ना पड़ रहा हो क्या करना है, सबसे पहले ये तो कर ही लेना। अब देखो मान लो T इज इक्वल टू 0 है। T इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि मतलब बिल्कुल शुरुआत में चले गए बिग बैंग के टाइम पे, नहीं। इसका मतलब है जब रिएक्शन शुरू हुई है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C थी और इनकी 0 थी। मम्मी लाएंगे 5 किलो आलू, आज बनेगा भैया सूखे आलू, मान लो एकदम आलू। तो अभी तो खाली सब्जी है ना यार, आलू कच्ची सब्जी है, सब्जी थोड़ी बन गई है अभी, है ना, कच्ची सब्जी है। तो अभी जो बने हुए हैं वो तो है नहीं, तो 0 है, प्रोडक्ट तो 0 है। अच्छा, जब बन चुका यानी जब इक्विलिब्रियम आ गया T इज इक्वल टू T। अच्छा, ये ब्रह्मांड का अंत नहीं है, रिएक्शन का अंत है। तो अब एक बात सोचो, हमारे वही मित्र आदित्य साहब, फिर से उन पर चलते हैं। मान लेते हैं मैं आदित्य को देता हूं 100 रुपए, तो आदित्य जो है उसमें से 50 खर्च कर देते हैं। मैं देता हूं 200 रुपए, आदित्य उसमें से 100 खर्च कर देते हैं। मैं देता हूं 400 रुपए, आदित्य उसमें से 200 खर्च कर देते हैं। मैंने दिए 500, कितने बचेंगे? अब हमें ये पता है कि जितने देते हैं उसमें से आधा एडी खर्च कर देते हैं। तो 500 दिए हैं तो बचा कितना होगा बेटा? 250। कैसे निकाला मैंने ये 250? देखो ये मेरी क्या थी, ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी, इसको मैंने ले लिया C। मुझे निकाला ना बचा हुआ कितना है, C माइनस जितना देता हूं उसका आधा खर्च कर देते हैं एडी, यानी C इंटू एल्फा। एल्फा बोले तो डिग्री ऑफ खर्चा, इतना बचा होगा। तो मतलब 500 दिए थे, 500 इंटू 50/100, तो ये 250 बचा। तो ये C माइनस सी एल्फा हुआ। समझ में आई बात? क्या हुआ ये? C माइनस सी एल्फा, ये चीज में। अच्छा,
देखो अब एक शब्द आएगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। क्या शब्द आएगा बेटा? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। और वो समझ में आ गया ना? तो जरा मैं उसको रब कर देता हूं और वहां एक कमाल की चीज नोट कर देता हूं। हमारी क्लास में बड़ा बोर्ड होता है ना, तो उसी एक बोर्ड में आ जाता है, बढ़िया। कभी आइए वीएमसी के सेंटर पे ऑफलाइन, बड़ा बोर्ड होता है तो वहां पर पूरा एक में आता है, ये है स्मार्ट, है ना? तो अच्छा अब यहां देखें, यहां कहानी क्या है? एक टर्म आती है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ये क्या होती है दोस्तों? बड़ा सिंपल, बचा हुआ रिएक्टेंट, बना हुआ प्रोडक्ट। बस इसको तुम अपने दिमाग में बिठाओ सबसे पहले। बचा हुआ रिएक्टेंट बना हुआ प्रोडक्ट, यानी कितना रिएक्टेंट बच गया है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। भाई रिएक्शन चल रही है ना यार, तो एट द टाइम ऑफ जब हमने इक्विलिब्रियम अटेन किया है तो वहां पर हमारा कुछ रिएक्टेंट बच जाएगा और प्रोडक्ट बना हुआ होगा। तो इन दो सूरत हाल में तो वो कैसे, अब बचा हुआ कैसे निकाला था मैंने? C माइनस सी अल्फा। अब देखो यहां पर रिलेशन क्या है, इसका एक मोल टूटता है तो एक मोल बनता है, एक मोल बनता है। तो सी अल्फा टूटा है तो सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा, यस और नो? सी अल्फा बनेगा, सी अल्फा बनेगा। तो अब मैं अगर के निकाल लूं उस रिएक्शन का तो मेरे दोस्त ये आएगा सी अल्फा अपॉन सी माइनस सी अल्फा। क्लियर है? अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा। तो ये हो गया सी अल्फा स्क्वायर, और 1 माइनस अल्फा में हमेशा हम ज्यादातर क्या करते हैं, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि 10 की पावर -5 से कम है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। भाई 0.00001 में से माइनस करोगे क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इंडियन ओशन से एक बाल्टी पानी लिया है, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं पड़ेगा, है ना? वही चीज आ गई। तो K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इस चीज को एक बार दोबारा से अपने दिमाग में बिठाओ। तब जो नेक्स्ट आ रहा है ये बहुत धमाकेदार एक टॉपिक आ रहा है बच्चों, इसको कहते हैं ली शैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कहते हैं रे? ली शैटेलियर प्रिंसिपल। क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? बहुत सिंपल बात से समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। देखो जैसे आप बचपन से जवानी की तरफ बढ़ते हो, फिर जवानी का एक लंबा अरसा रहता है, उसके बाद फिर बुढ़ापे की तरफ ढलते हो। तो देखो भाई, जवानी जब आती है तो एक तरह से आपका इक्विलिब्रियम पीरियड है, और जब वो आ जाता है तो जो भी चेंज हो रहे हैं, जो आपको जवानी से बुढ़ापे की तरफ लेके जा रहे हैं, आप उन चेंजेस को रजिस्ट करते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हो। तो ठीक वैसे ही जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना, और वहां पर कोई चेंज हो जाए, है ना, इफ देयर इज एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इफ देयर इज एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, कोई भी चेंज कर दिया आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, आपने प्रेशर चेंज कर दिया, आपने लेट्स से टेम्परेचर चेंज कर दिया, कुछ भी आप चेंज कर रहे हैं तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है उस डायरेक्शन में ताकि वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए, वो इफेक्ट खत्म हो जाए। तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन ए डायरेक्शन, विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी आप कहेंगे, इन ए डायरेक्शन टू नलीफाई दैट इफेक्ट। नलीफाई मतलब उस इफेक्ट को खत्म कर दे, उस इफेक्ट की ऐसी की तैसी कर दे। वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली। जैसे आप क्रीम पाउडर लगा रहे हैं ताकि वो झुर्रियां गायब हो जाएं, वो जवानी मेंटेन रहे, ठीक वैसे ही इक्विलिब्रियम भी चाहेगा कि वो कुछ ऐसा करे कि वो पोजीशन मेंटेन रहे, है ना। तो अब आइए जरा देखते हैं इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकते हैं। पहला लेंगे आप इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखना सवाल बहुत बनते हैं, अभी लेंगे जरा एक एनसीईआरटी वाला पॉइंट भी ले लेंगे, सवाल कैसे बनेगा वो देख लेंगे। तो वहां पर हम क्या कहेंगे, जरा देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, गल्डबर्गन वाजे का लॉ याद करो भाई, अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना। रिएक्टेंट की बढ़ाएंगे, रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी बेटा?
फॉरवर्ड। क्यों भैया? ताकि भैया प्रोडक्ट भी ज्यादा बने और हमारा के फिर से कांस्टेंट हो जाए। अगर आप प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड। कॉमन सेंस की बात है यार, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट बैकवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट है बस, तो फिर वहां चला जाएगा ताकि फिर से हमारा के क्या हो जाए? कांस्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो या रिएक्टेंट को रिमूव कर रहे हो तो उस केस में रिएक्शन फिर कहां चली जाएगी बेटा? बैकवर्ड, है ना। और अगर प्रोडक्ट कम करोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। एक बार जरा होता ना एंजाइम एक्शन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, उसको स्टडी करना, ये और मजा आ जाएगा बायोलॉजी से करोगे तो, है ना। तो क्लियर है? वैसे बहुत सिंपल सी बात है, इसको बढ़ाएंगे। देखो के क्या है? के क्या है? पी बाई आर है। तो आर बढ़ा रहे हो अगर तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ताकि ये कम हो जाए, पी बढ़े, वापस से के बैलेंस हो जाए, है ना। यही तो है, तो वही चीज चल रही है बस। तो ये इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा आगे बढ़ लेते हैं जरा, है ना। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो गई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बड़ी गजब की चीज है। पहले तो के जो है ना वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, है ना। बट अब टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है? देखो एक रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकालना चाह रही है और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वो हीट निकालना चाह रही है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो वो चाहती है आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, तो रिएक्शन के लिए फेवरेबल नहीं है ना। तो रिएक्शन कहां जाएगा? बैकवर्ड। यानी रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक। बड़ा हम क्लासेस में और डिटेल में घुस जाते हैं, इसमें बहुत आनंद आता है। एक्सोथर्मिक में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन के लिए भैया अनफेवरेबल हो गया, बैकवर्ड। अरे गर्मी हो रही है, क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हो, भयंकर गर्मी हो रही है, और इसमें हमारे मित्र आदित्य साहब मान लो हीटर खोल के बैठ जाएं तो ये तो अनफेवरेबल हो गई ना हमारे लिए बात, है ना। हम तो भाग जाएंगे वहां से, बैकवर्ड हो लेंगे, जहां से आए थे वहीं कुछ। यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर है तो वो रिएक्शन क्या है? वो हीट निकालना चाह रही है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप तो और एक तरह से आप उसको हीट दे रहे हो, तो वो तो रिएक्शन कहां चली जाएगी? बैकवर्ड, है ना। और अगर आप एंडोथर्मिक रिएक्शन है, सर्दी के दिन है मान लो, वहां हीटर चलाया, ये तो फेवरेबल हो गया, ये तो फेवरेबल हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एंडो फॉरवर्ड जाएगी, एक्सो बैकवर्ड जाएगी, ताकि जो इफेक्ट है उसे खत्म कर दिया जाए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्यारा सा पॉइंट है, जरा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि भाई साहब देखो कंसंट्रेशन का इफेक्ट ये रहा, टेम्परेचर का इफेक्ट ये रहा, है ना। अब आता है प्रेशर का इफेक्ट। और ये हम एनसीईआरटी के सवाल हैं, उनको भी जरा ज्ञान लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, और कहाँ है ये ले लेंगे, मजा आ जाएगा। जरा देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। भाई मान लेते हैं अब ये रिएक्शन है N2 + 3H2 goes to 2NH3, बॉश हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस जो कि अमोनिया को बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अच्छा, ये अब जो प्रेशर वाली आप बात करेंगे ये एप्लीकेबल सिर्फ गैसेस वालों में होगी। अरे भाई क्योंकि आइडियल गैस पे इक्वेशन पे ही तो सारा फॉलो कर रहे हो, P = nRT, तो गैसेस पे तो जाओगे, मॉडल उसी का आपके पास। अच्छा प्रेशर बढ़ाया आपने, इसको इस तरह याद करो कि मान लो एक ट्रेन के डब्बे में चढ़े हुए हो, मेट्रो, दिल्ली मेट्रो चढ़े हुए हो, है ना। तो अब राजीव चौक आने वाला, जो तो दिल्ली मेट्रो में नहीं ट्रेवल करा उनके लिए बता दूं कि राजीव चौक एक जंक्शन है जहां बहुत भीड़ चढ़ती है। अब कहानी क्या है, हम लोग चढ़े हुए मेट्रो में, भाई साहब राजीव चौक आने वाला है, वहां बहुत भीड़ आने वाली है, हमारे डब्बे में वैसे ही बहुत भीड़ हो रही है और पड़ोस का डब्बा थोड़ा खाली है। तो जब ज्यादा भीड़ आएगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो हम भरे हुए डब्बे से खाली डब्बे की तरफ जाएंगे। इस लाइन पे ध्यान दीजिए, भरे हुए डब्बे से खाली डब्बे की तरफ। देखो भाई प्रेशर जो है हम जानते हैं PV = nRT है, इसको इस तरह अपने जहन में बैठा लो। तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल को डायरेक्टली रिलेट कर दो। तो जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि प्रेशर कम किया जाए, तो प्रेशर कम किया जाए तो वो लोअर मोल्स की तरफ जाएगी। तो यानी कि
यानी कि जब भी प्रेशर बढ़ता है, मेरे साथ दोहराओ मेरे दोस्तों, कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन जो है वो मोर क्राउडेड से लेस क्राउडेड की तरफ जाएगी। राजीव चौक पे भीड़ जो है, हम अगर भीड़ चढ़ेगी तो हम भरे डब्बे से खाली डब्बे की तरफ, जो देखो खाली तो कोई होगा नहीं, बट जो कंपेरेटिवली खाली होगा वहां जाएंगे। मोर क्राउडेड से लेस क्राउडेड, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्राउडेड मतलब नंबर ऑफ मोल गिन लो भाई, यहाँ 1 और +3, तो रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है। प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रेशर बढ़ाओगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रेशर कम करोगे रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। बाकी फिलॉसफी तो यही है। मामला क्लियर है दोस्तों, मामला क्लियर है। इसको जरा नोट करो, आनंद लेंगे जरा, इन सवालों को देखेंगे जरा। इसी फिलॉसफी पे जब देखें, जूम जाम नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, होना चाहिए था। जस्ट अ सेकंड, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी तो तुम लोगों पे होगी ना, एनसीईआरटी खोल लेना। एक सवाल है, वीडियो पॉज करो, एनसीईआरटी लेकर आओ, भाग के चलो। हाँ तो ले आए। अब देखो जरा, डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, यानी ये कहना चाह रहा है कि देखो ये रिएक्शन जो अभी दिखाएगा नीचे, इस रिएक्शन के जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, वो पूछ रहा है डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure। decrease in pressure है भाई, decrease in pressure, तो रिएक्शन लो से हाई क्राउडेड की तरफ जाएगी, कम मोल से ज्यादा की तरफ जाएगी, और खाली गैस के देखने हैं। अब यहां देखें PCl5 से ये बन रहा है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 मोल है, रिएक्टेंट साइड में 1 मोल है, कम से ज्यादा जाना है, फॉरवर्ड जाएगा यानी इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब दोस्तों यहां बड़ा क्लियर है ना, लो से हाई, तो यहां 1 है या 2 है तो फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट बढ़ गए। अच्छा यहां क्या है, ध्यान से देखो मेरे दोस्त, सॉलिड आ गया बत्ती बुझा दो इसकी, सॉलिड आ गया बत्ती बुझा दो इसकी, खाली CO2 है, तो यहां नंबर ऑफ मोल्स गैस का 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है ना, और प्रेशर लो कर रहे हो, लो से हाई जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा, इतनी सी बात है। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर मेरे पास 4 गैस के हैं, यहां पर भी 4 गैस के हैं, कुछ नहीं होगा क्योंकि गैस के नंबर ऑफ मोल सेम हो गए। अगर डेल्टा NG 0 आ जाए तो कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोर क्राउडेड से लेस क्राउडेड, प्रेशर कम करेंगे तो लेस से मोर जाएगा, इतनी सी बात यहां पर देखनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अगला वाला देखेंगे भाई 6.26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। कौन सी है जो प्रेशर बढ़ाने पर और क्या होगा जी, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। दोस्तों यहां पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से कम जाना है, यहां 2 है, यहां 1 है, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। यहां पर देखो भैया, यहां पर ये 2s2 है तो 2 और 1 3 है, यहां पर 3 है, कुछ नहीं होगा। और यहां पर देखें ये 1 गैस है, ये सॉलिड है, ये 2 गैस हैं, बैकवर्ड चली आएगी। 2s2 और 3 मोल है, तो 1 है, फॉरवर्ड जाएगी। यहां पर 1 है, बैकवर्ड आएगी। यहां पर देखें 9 है, यहां 10 है, बैकवर्ड। तो यानी ये तो इंक्रीजिंग प्रेशर था ना, तो यहां तो हाई मोल से लो मोल पे जाना है। क्लियर है। अब अगला आ रहा है, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ CH3OH, रिमूवल ऑफ CO, रिमूवल ऑफ CH3OH। रिएक्शन चिपका रखी है, देख लो, 2H2 और ये लगा दिया CH3OH। अब देखना मजे की बात, एडिशन ऑफ H2 मैंने क्या बताया था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो बस फॉरवर्ड चली जाएगी। एडिशन ऑफ CH3OH बैकवर्ड आ जाएगी, रिमूवल ऑफ CO बैकवर्ड आ जाएगी। रिएक्टेंट हटाया है ना रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कम करिए तो बैकवर्ड आएगी ना। रिमूवल ऑफ CH3COH बस CH3COH रिमूव करोगे, फॉरवर्ड जाएगा। इस तरह ध्यान रखो। ली शैटेलियर। एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको जरा ध्यान देना, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस।
ये दो कंडीशन में लेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। पहला लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा लेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं आपने एक इनर्ट गैस ऐड करी है ना, इनर्ट गैस। अब देखो इनर्ट गैस है, रिएक्शन में तो इन्वॉल्व होगी नहीं, वहां तो रिएक्शन करेगी नहीं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो बढ़ा देगी, टोटल मोल बढ़ा देगी। अब ध्यान सुनना मेरे दोस्त, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सर ये कैसी बात है, तो बड़ा आसान है। डाल्टन अंकल ने कहा था टोटल प्रेशर इनटू में मोल फ्रैक्शन। हलवा बात पूछी आपने, हम तो चैंपियन है नीट की तैयारी, अब तो पेपर आ गया। हाँ बिल्कुल सही है, मान ली मैंने आपकी बात। लेकिन आपने अब क्या करा है, आपने इसको तो चेंज नहीं होने दिया, कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो आप, परंतु आपने जो इनर्ट गैस ऐड करी है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएगी, जिसकी वजह से मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो कम हो ही गया टोटल प्रोडक्ट। फिर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो जो टोटल प्रेशर आप देख रहे थे एट इक्विलिब्रियम वो कम हो जाएगा। तो इस केस में आप क्या लेंगे, आप वही कंडीशन लेंगे जो आप लो प्रेशर की लेते थे। अभी देखा था ना आपने, प्रेशर बढ़ाने पर और प्रेशर लो करने पे, तो इस केस में आप वही लेंगे जो लो प्रेशर पे लेते थे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है, मोल फ्रैक्शन तो कम यहां भी होगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। आप तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल आएंगे वो प्रेशर भी तो बढ़ाएंगे, तो जितना प्रेशर बढ़ गया उतना ये कम हो गया, तो नेट इफेक्ट क्या है, जीरो। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो इफेक्ट। ये कितना प्यारा है, तो ये चीज ध्यान रखनी गुरु, है ना, कि कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये, और क्यों रीजन बताया मैंने और यहां बता दिया, खत्म। अब भाई कुछ सवाल देख लेते हैं भाई, हलवा हलवा से सवाल है। ये आपने जो आए हैं 2020 में, देखो क्या सवाल आया था, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ये तो हम बायो वालों को तो रटा पड़ा है भाई, है ना, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, बात तो भाई बड़ा प्यारा हो गया। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या है सर, -2.303 और nRT, लगभग n तो 1 ही लो, तो RT log K। अब भैया ने, अच्छा देखो ऑप्शन देखोगे ध्यान से, तो सॉल्व करने को नहीं बोला, जब आप विचलित हो जाते हो कि सॉल्व करने में दिक्कत होगी तो वो नहीं बोला, सीधा सीधा वैल्यू फीड कर लो बस। क्या क्या कर दिया इसने, ln दिया हुआ है इसने, तो ये भी नहीं चाहिए, वाह 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 वाह, ये भी नहीं चाहिए, फॉर्मूला नेचुरल लॉग में चाहिए, जज्बाती आदमी है। अभी ले लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, वही हो गया -RT ln Kc। तो ठीक है, R की वैल्यू क्या लगा दी गई, दी तो नहीं, और तो बस, तो फिर -8.314, टेम्परेचर कितना 300, ln Kc कितना है भैया हमारा 2 × 10⁻13। ये वाला है, देख लो, तो प्लस वाला नहीं होगा, प्लस वाला नहीं होगा, और ये आ गया 300 ln 2⁻13, बस बिल्कुल यही है। फिर यहाँ पता नहीं क्यों इसने 4 लगा दिया, ऐसा है ही नहीं, तो 1 हो गया ऑप्शन, खत्म, सिंपल सीधा फॉर्मूला बेस है। अगला देखें, 3O2 से 2O3, भाई साहब ये ऑक्सीजन से ओजोन बनने की जबरदस्त अभिक्रिया है। फॉर द अबव रिएक्शन Kc इज फाउंड टू बी दिस, हाँ तो Kc इज फाउंड टू बी दिस, कंसंट्रेशन, इफ कंसंट्रेशन ऑफ O2, देखो गुरुजी ने हमें Kc दे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 दे दिया है, और कंसंट्रेशन ऑफ O3 पूछा है। 2022 का सवाल है, अत्यंत आसान सवाल है। Kc का फॉर्मूला हमने आपको बता ही दिया है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट कौन है, O3 भैया, O3 भैया, कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, पावर, रिएक्टेंट कौन है, O2 भैया, कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, पावर। Kc की वैल्यू क्या है भैया, 3 × 10⁻⁻59, बराबर कर लो। O3 की पूछ रहा है, O2 की दे रखी है, और ये कितनी दे रखी है, 0.04 मोलर का क्यूब। तो भाई साहब इसको एक काम कर सकते हो, इसको यहां ले आओ, मल्टीप्लाई में 3 × 10⁻⁻59, ये क्या है
अगर यहाँ लेते हो किसको 0.04 है ना, 4 इंटू 10 की पावर -2 कर लो, तो 4 इंटू 10 की पावर -2 है ना, तो वो 10 की पावर -2 तो -6 हो जाएगी, और 4 कितना जाए 64, तो ये लगभग लगभग है ना, और उसका फिर स्क्वायर रूट होगा, तो ये मान के चलो कि ये कितना आ गया 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 चला गया आपका 192 के समथिंग अराउंड जाएगा, और उसके बाद फिर ये तुम्हारा अंडर रूट हो जाएगा, और ये 65 है तो उसको 64 ले लो, ए आ जाएगा ऑप्शन, ध्यान से देख लो, क्योंकि जो ही आएगा वो O3 के स्क्वायर के बराबर है, तो O3 क्या होगा, इसका अंडर रूट, आसान हो जाएगा, 1 आ जाएगा, सीधा सीधा। देख रहे हो भाई, अगर फॉर्मूला पता है, घबराहट मन में नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूले में फीड करना है क्वेश्चन पढ़ के, है ही क्या, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा, हाँ, Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 3 at 1000 केल्विन। अब देख लो जरा, Kp की वैल्यू दे रखी है भाई, अच्छा ठीक है, 3 दे रखा है 10, और ये इक्वेशन है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Kc? बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखाया था, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अगर Kp दे रखा है तो Kc हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, अभी वीडियो में देखा है ना आपने स्टार्टिंग में। हाँ, तो बस कुछ है नहीं इसमें भी, कब आया सवाल, ये भी 2022। तो यहां पर देखो Kp दिया हुआ है 3, और R दिया हुआ है, नहीं तो हम 8.31, R दिया हुआ है ये 0.083, ये देख लिया करना हमेशा कि R दिया, और वो दिया है 1000, और डेल्टा n कैसे आएगा, 2 मोल यहाँ है, ये सॉलिड है तो उसको मत लेना, ये तो डेल्टा n तो 1 ही हो गया, तो बस यही होगा फिर बेसिकली। तो ये 3/83 आंसर आ रहा है, सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा, 3/83.036 10 की पावर -2। चेक करना इन दोनों में से कोई, तो ये आकर मेरे ख्याल से सी जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान। अब ये देख लेते हैं, ये कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 लीटर कैपेसिटी कंटेनर। ये इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये रिएक्शन है, इक्वेशन है। इफ 1 मोल ईच ऑफ A and B आर प्रेजेंट इनिशियली एंड एट इक्विलिब्रियम 0.7 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो इतना प्यारी बात है, हम अगर ध्यान से देखें तो ये दे रखा है, ये वही आ गया ना बेटा जो मैंने कहा था, ओस्टरवाइल्ड डाइल्यूशन लॉ से गेम कर लेना। T इज इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0, ये 0 होगा। T इज इक्वल टू T पे ये 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स, ये x, ये x। 1 मोल ईच थे, अब इक्विलिब्रियम पे 0.7 बना, तो x कितना है मेरा 0.7, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 0.7। ठीक है, तो यहां कितना बचेगा 0.3, यहां कितना बचेगा 0.3। तो Kc निकालना है रिएक्शन का, तो 0.7 का स्क्वायर दिस इनटू दिस 0.3 का स्क्वायर, तो 7 7 49 कर लो, 10 की पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों में ही, तो 49/9 हो गया, 5 पॉइंट समथिंग, यही है ना। कितना आसान है, थोड़ा सा मैथ्स लगाओगे तो हलवा सवाल चल रहे हैं। द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन आर दिस डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अब देखो कितनी प्यारी चीज है, कितनी ही प्यारी चीज है, सारी रिएक्शन की उधर रखी है। तो डेल्टा जी नॉट निकालना है मेरे दोस्त। डेल्टा जी नॉट क्या होना है, अभी तो करा था हमने, वही कहानी फिर आ जाएगी। -2.303 23 में आ गया है, और n तो 1 ही है, RT log K निकाल लो इससे। K कैसे निकालेंगे, तो बेटा K निकाल लोगे तुम CD अपॉन AB। CD कितने हैं 10 और 6 है ना, 10 और 6, ठीक है, 10 6, कोई स्क्वायर है नहीं। अरे वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, 10 रह गया, ये 1 हो गया, इसे कर लो मल्टीप्लाई बस, और बचा क्या, R2 दे रखा है, R2 दिया, ये 300 दिया है, 600 करोगे 2.303 से कैलोरी में जाएगा, माइनस में आएगा, तो 2 6 13, हाँ ये आएगा। ठीक है जी, कितना आसान है, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया, एक बार जरा वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। हाँ जी, सॉल्व कर लिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो Kp Kc का रिलेशन क्या है मेरे दोस्त? नॉट इक्वल होने का मतलब है कि ये डेल्टा एन जीरो ना हो, कि वो जीरो हो गया तो ये होल वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा, तो यहां पर डेल्टा एन कितना है? 2 और यहां पर 1 है, तो यही जो है इक्वल नहीं है। यहां पर 2 2 है 0, यहां पर 2 है 0, यहां पर भी 0, तो वही है भाई, बस यहां इक्वल नहीं है। फॉर द रिएक्शन 2A गोज टू B प्लस C, KC दे रखा है, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर भी दे रखा है, बहुत आसान है। पूछ क्या रहा है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, ये के क्यू का रिलेशन पूछ लिया दोस्त, अरे क्या बात है, वाह 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 जी वाह। बी प्लस सी, के सी दे रखा है तो क्यू निकाल लो इससे यार, तो क्यू भी तो वही होता है, बताया था, याद करो, है ना, अभी अभी बता दिया था मैंने। क्यू और के का रिलेशन था, और था ही क्या, ए का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना, यहाँ कुछ नहीं था यार। चलो चलो चलो, वैल्यू क्या है भैया, सबका वही है। हाँ तो 1 आ गया, तो ये तो इसका स्क्वायर कट गया तो 1 ही आ गया सबका, ठीक है 1 आ गया। और के कितना है? के तो माइनस में है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, खत्म कहानी। तो समझ में आया दोस्तों, ये एक कहानी है। तो बस, तो थैंक यू हो गया है। तो आई होप जो आज कराया है वो क्लियर है। केमिकल इक्विलिब्रियम समाप्त होता है। अब अगला आयनिक के ऊपर आएंगे, मस्त पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, नीट के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।